हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेंज लॉ। अभी तक हम लोगों ने फैराडे लॉ पढ़ लिया था, हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ लिया था। तो फैराडे लॉ ये कहता था, मैं बिना टाइम वेस्ट के पढ़ना शुरू करते हैं। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, बहुत प्रीसियस है। देखो, फैराडे ये कहता था कि अगर किसी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो फ्लक्स में चेंज होगा। फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस वोल्टेज बनेगा, ईएमएफ बनेगा, उसकी वजह से इंड्यूस करंट बनेगी। लेकिन उसके लिए रिलेटिव मोशन होना जरूरी था। उसी में थोड़ा आगे बढ़ जाओ कि जो करंट बनेगी वो कैसी बनेगी, किस डिजाइन की बनेगी, किस पैटर्न पे बनेगी, वो बताया लेंज ने। क्या बताया? लेंज ने। छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट का, आप बिल्कुल समझ जाओगे। 1 मिनट लगेगा आपको समझने में, टॉपिक 2 मिनट का है। देखो, लेंज ये कहता था कि मान लो मैं कॉइल हूं, ये मैग्नेट है। मान लो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, मैं कॉइल हूं। सोचना, मैं कॉइल हूं, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ब्लैक वाला ऐसा नॉर्थ है, मैं कॉइल हूं। मान लो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल मेरे पास आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। ये नॉर्थ पोल मेरी तरफ आ रहा है, ये नॉर्थ पोल मेरी तरफ आ रहा है। जानते हो क्या होगा? मेरे अंदर एक करंट चलेगी, मेरे अंदर एक इंड्यूस्ड वोल्टेज बनेगा, ये मैं बनेगा, और उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, मेरे अंदर बनने वाली करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो इसके पास आने का अप्रोच करेगा। मतलब मेरी करंट नहीं चाहेगी, जो मेरे अंदर करंट बनी है वो ये नहीं चाहेगी कि नॉर्थ पोल मेरे पास आ पाए। मतलब मेरे अंदर बनने वाली करंट इस नॉर्थ पोल के पास आने का अप्रोच करेगी। और नॉर्थ का अप्रोच कैसे हो सकता है? मैं नॉर्थ हो जाऊं, मैं कॉइल हूं तो मैं नॉर्थ हो जाऊं, तो नॉर्थ पास आएगा तो मैं नॉर्थ हो जाऊं तो अप्रोच हो जाएगा। चलो, अब नॉर्थ दूर जा रहा है, तो भी मेरे अंदर करंट ऐसी बनेगी कि नॉर्थ के दूर जाने का अपोज हो। मतलब पास आए तो पास आने नहीं देना है, दूर जाए तो दूर जाने नहीं देना है। अगर नॉर्थ पास आए तो मैं नॉर्थ बन जाऊं तो पास आने नहीं दूंगा, और अगर नॉर्थ दूर जाए तो मैं साउथ बन जाऊं तो मैं दूर जाने नहीं दूंगा। इसका मतलब कुल मिला के मेरे अंदर क्या कॉइल के अंदर एक करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो रिलेटिव मोशन का अपोज करती है। किसका अपोज करती है? रिलेटिव मोशन का अपोज करती है। बात समझ में आ रही है? अगर ये हाथ कॉइल है, नॉर्थ पोल पास आएगा, नॉर्थ हो जाएगा, दूर जाएगा, साउथ हो जाएगा, साउथ पास आएगा, साउथ हो जाएगा, साउथ दूर जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। मतलब जो पास आए तो पास आने मत दो, दूर जाए तो दूर जाने मत दो। इसी को लेंज लॉ कहते हैं कि हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज होता है। ऐसी तरीके की करंट बनती है अंदर जो रिलेटिव मोशन का अपोज करती है, इंडक्शन का अपोज करती है। तो ये तुम्हारे सामने 4 फिगर हैं, इसका रूल देख लो। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज दैट इज प्रोड्यूस्ड इट। कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो उस चीज का अपोज करती है जिससे वो बन रही है। मतलब जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, नॉर्मल सी बात है, धोखेबाज। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है जो उस डिजाइन की बनती है, उस डायरेक्शन में बनती है जिससे वो मोशन का अपोज कर दे मैग्नेट के या रिलेटिव मोशन के। अगर मैं कॉइल हूँ, नॉर्थ पास आए मैं नॉर्थ बन जाऊंगा, नॉर्थ दूर जाए मैं साउथ बन जाऊंगा, साउथ पास आए मैं साउथ बन जाऊंगा, साउथ दूर जाए मैं नॉर्थ बन जाऊंगा। हमेशा उसके आने और जाने का अपोज करूंगा। देखो, ये नॉर्थ पोल है, ये कॉइल है, नॉर्थ को पास जा रहा है, नॉर्थ पास जा रहा है तो कॉइल में ऐसी डायरेक्शन बनेगी जिससे नॉर्थ पास ना जा पाए। इसका मतलब इस कॉइल में भी नॉर्थ करंट बन जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन में करंट चलने लगेगी। और नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसे चलने लगेगी? एंटी क्लॉकवाइज। साउथ पास जा रहा है, साउथ पास जा रहा है तो साउथ बन जाएगा, क्योंकि साउथ पास आने नहीं देना है। तो यहाँ पे साउथ बन गया, साउथ बन गया तो कैसे बनी? क्लॉकवाइज। नॉर्थ दूर जा रहा है तो दूर जाने नहीं देना है, नॉर्थ को दूर नहीं जाने देना। इसका मतलब क्या बने? साउथ, तो साउथ बन गया, साउथ बन गया तो क्या बना? क्लॉकवाइज। अब साउथ दूर जा रहा है तो नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा तो क्या बना? एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब क्या हुआ? अगर नॉर्थ पास जाए तो नॉर्थ बन के अप्रोच कर दो, साउथ पास जाए तो साउथ बन के अप्रोच कर दो, नॉर्थ दूर जाए तो साउथ बन के अप्रोच कर दो, दूर जाने नहीं देना है। और साउथ दूर जाए तो दूर जाने नहीं देना है, तो नॉर्थ बन जाएंगे, रिलेटिव मोशन का अप्रोच करेंगे। क्लियर हो गई बात? आसान सी बात है। देखो, इसी लेंज लॉ को कहते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी फॉलो हो रही है। कैसे? आसान है। इस मैग्नेट को बेटा तुम पास ले जा रहे हो या दूर ले जा रहे हो बच्चे?
देखो बच्चों, इस मैग्नेट को तुम या तो पास ले जा रहे हो या दूर ले जा रहे हो। भैया पास ले जाओगे दूर ले जाओगे तो तुम मैकेनिकल वर्क करोगे, हाँ कि ना बच्चे, हाँ कि ना। तुम इस मैग्नेट को पास ले जाओगे दूर ले जाओगे तो मैकेनिकल वर्क करोगे। तुमने मैकेनिकल वर्क किया, तुमने मैकेनिकल वर्क किया। अगर मैकेनिकल वर्क किया तो इस कॉइल के अंदर क्या बनी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट तो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसीलिए हम लेंज लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं मेरे बच्चों, क्योंकि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है यहाँ। तो लेंज लॉ समझ में आ गया। तो लेंज लॉ हमेशा क्या करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। नॉर्थ पास जाए तो नॉर्थ बन जाओ, साउथ पास जाए तो साउथ बन जाओ, नॉर्थ दूर जाए तो साउथ बन जाओ, साउथ दूर जाए तो नॉर्थ बन जाओ, रिलेटिव मोशन का अपोज करो, बात खत्म। क्लियर हो गई बात से, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, ये लेंज लॉ है। हमेशा उसी चीज का अपोज करो जिससे हम बन रहे हैं। क्लियर होगी बात, इसको आप नोट करो। हम तुरंत इसके एक्सप्रेशंस पर आते हैं, फटाक से आप नोट करो। देखो बच्चे, तुरंत नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोगों ने लेंज लॉ सीख लिया। लेंज लॉ देखो क्या होता है कि वो ऐसा वोल्टेज बनाता है, ऐसी करंट बनाता है जो रिलेटिव मोशन का अपोज करे। तो सोच के देखो, हमें आज सीखना है एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, बिल्कुल ध्यान से देखना। हमें इस एक्सप्रेशन में क्या सीखना है, हम लोगों ने फैराडे लॉ वाला एक्सप्रेशन सीखा था, E = φ2 - φ1/t। उसी फैराडे लॉ के फॉर्मूले में खाली माइनस लगा दो, लेंज लॉ हो जाता है, या फैराडे लेंज लॉ हो जाता है। देखो ये रहा, क्योंकि हम जानते हैं φ1 क्या है, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, φ2 क्या है, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स। शुरू में क्या फ्लक्स था, बाद में क्या फ्लक्स था। तो जो इंड्यूस वोल्टेज होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, चेंज इन फ्लक्स मतलब φ2 - φ1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पक्का। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन फ्लक्स के अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। अगर मैं ये माइनस हटा दूं, अगर यहाँ पे मैं कुछ ना लगाऊं, माइनस ना लगाऊं, तो ये फैराडे लॉ है, क्योंकि फैराडे ने डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करी थी कौन किसका अपोज करेगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा तो ये लेंज लॉ हो गया, क्योंकि लेंज ने बताया था जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो अपोज करेगा चलने वाली मैग्नेट के मोशन का। सिंपल, इसको हटा दिया फैराडे लॉ, और अगर माइनस लगा दिया तो कौन आ गए, लेंज लॉ। इतना सा अंतर है। तो E प्रोपोर्शनल टू माइनस φ2 - φ1/t। एक्सप्रेशन देखो बहुत ही आसान है, φ2 - φ1 को मैं क्या लिख दूं, d5। E प्रोपोर्शनल टू माइनस d5v/dt। d का मतलब वही छोटा सा डिफरेंस। φv क्या होता है, φv का मतलब होता है चेंज इन फ्लक्स, वही है ना। d5v का मतलब क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। b लिखने का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स है, b का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो φ2 - φ1 को क्या लिख दिया, d5v/dt। जब हम प्रोपोर्शन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, प्रोपोर्शन हटा के क्या लगाया, k लगाया, k की वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली। देखो ये इक्वल टू क्या आ गया, -d5v/dt आ गया। समझ गए, कुछ भी है ऊपर देखो जल्दी, E प्रोपोर्शनल टू -φ2 - φ1/dt या t। चलो φ2 - φ1 को मैंने d5v/dt लिखा, चमका। अरे भैया हाँ कि ना यार, चमका, चमको देखो। तो माइनस क्यों आता है, क्योंकि लेंज ने कहा था माइनस लगाओ, अपोज करेगा इसलिए माइनस लगा। ये माइनस कोई तुमसे पूछे चलते फिरते माइनस का मतलब समझाओ, तो कहना लेंज लॉ नहीं पढ़ा, अपने आप तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। लेंज लॉ का मतलब ही अपोज हुआ, अपोज का ही साइन है वो माइनस। चलो, तो E - d5v/dt, E = -k d5v/dt, k = 1। तो E = -d5v/dt हो गया फार्मूला किस चीज का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। करंट का फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो I = E/R। E ये रहा, R पहले से है, तो -d5v/dt × R = I। ये किसका फार्मूला आ गया, इंड्यूस्ड करंट का। सिंपल करंट नहीं, इंड्यूस्ड करंट। अगर माइनस हटा दो तो सिंपल करंट, अब कौन सी, इंड्यूस्ड करंट। अगर माइनस हटा दो तो वोल्टेज, खाली नॉर्मल वोल्टेज प्रोडक्शन। लेकिन अगर माइनस लगा दो तो लेंज लॉ, इंड्यूस्ड वोल्टेज, उल्टा अपोजिंग वाला वोल्टेज। माइनस का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे सिग्निफिकेंस महत्व तो क्या है, माइनस हटाने पर खाली फैराडे बचता है और माइनस लगाने पर लेंज भी आ जाता है। क्लियर हो गई बात, चलो तुम समझ गए ना। एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट तुम समझ गए हो, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड चार्ज, यार वोल्टेज आ गया, करंट आ गया, तो चार्ज की जिम्मेदारी में तो मैं भी आऊंगा, चार्ज भी आएगा। देखो चार्ज कैसे आता है, चार्ज का फॉर्मूला तुम लोग जानते होगे, करंट का जानते हो, करंट का I = dq/dt। इसको हटा, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लिया।
फॉर्मूला होता है I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, सुना होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज फ्लोज इनसाइड द करंट इज सेड टू बी द चार्ज इज इक्वल टू द करंट, रेट ऑफ फ्लो चार्ज इज इक्वल टू करंट, I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। चलो सुनो, अगर I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी है, सही है, और I हम ला चुके थे, तो देखो ये रहा I की वैल्यू ये रही, I इक्वल टू ए अपॉन आर, I इक्वल टू ए अपॉन आर, अच्छी बात है। E माइनस डी फाइव ए अपॉन डी टी इंटू आर आ गया, और I इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी, I इक्वल टू क्या होता है डी क्यू अपॉन डी टी। इस डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू को यहाँ लगाओ, तो डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन आर डी फाइव ए अपॉन डी टी। नई बात समझ में आई, देखो ना यार, I इक्वल टू क्या था, I इक्वल टू था माइनस डी फाइव ए अपॉन आर डी टी, और I इक्वल टू क्या होता है डी क्यू अपॉन डी टी। तो मैंने उसी चीज को तो लिखा है, देखो ये रहा, देखो डी टी से डी टी गया, तो डी क्यू इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन आर डी फाइव ए, क्लियर, माइनस का 1 अपॉन आर डी फाइव ए, दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट करूंगा। जब इधर इंटीग्रेट किया तो डी क्यू का क्यू हो गया, इधर भी इंटीग्रेट किया 1 अपॉन आर बाहर हो गया। फ्लक्स पहले कितना था 5 बाद में कितना 5, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो Q इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन आर, अपर लिमिट कितना 5, लोअर लिमिट कितना 5, तो 5 माइनस 5, माइनस अंदर भेजा, जब माइनस अंदर भेजेंगे तो 5 माइनस का हो जाएगा, 5 प्लस का हो जाएगा, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन आर 5 माइनस 5। ये आ गया क्या चीज, चार्ज, इसी को कहते हैं इंड्यूस चार्ज। बोर्ड पर देखो मैं बोल रहा हूँ, बोर्ड पर देखो मैं बोल रहा हूँ, I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है, बताओ, माइनस का डी फाइव अपॉन आर डी टी। I इक्वल टू क्या होता है डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस का डी फाइव अपॉन आर डी टी, डी टी से डी टी गया तो डी क्यू इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन आर डी फाइव। अब इंटीग्रेट करते तो डी क्यू का क्यू हो गया, माइनस का 1 अपॉन आर बाहर, इंटीग्रेशन 5 इंटू 5 टू डी फाइव। क्लियर हो गई बात। इंटीग्रेट करते ही 5 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 टू माइनस 5, खत्म आ गई कहानी। नहीं समझ में आ रही बात, अरे जैसे पहले याद किया कर लेते थे और सब कुछ ऐसे ही हवा में बड़े मजे से, वैसे ना बच्चे अच्छे हो, दिमाग लगाओ यार। तो इसलिए Q इक्वल टू कितना बचा, माइनस अंदर भेज दो तो 1 अपॉन आर 5 1 माइनस 5। इसका तो चार्ज किसके बराबर होता है, इंड्यूस चार्ज किसके बराबर होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। देखो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, इसी को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस चार्ज कहते हैं। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, तुमने इंड्यूस ईएमएफ भी सीखा, इंड्यूस करंट भी सीखा और इंड्यूस चार्ज भी सीखा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं लिख देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। क्या है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला है इंड्यूस, ये तो सबको याद रहता है, ये याद नहीं रहता, ये याद कर लेना। चार्ज का चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो बताओ इंड्यूस चार्ज क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अपॉन फ्लक्स, या नन ऑफ दीस। क्या करोगे, ये लगा के आना, ठीक है, चलो नोट करो। हेलो बच्चे, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, देखो मोशनल ईएमएफ, इसका नाम मोशनल ईएमएफ क्यों पड़ा, रीजन ये है, मोशनल ईएमएफ को हम मोशनल ईएमएफ क्यों कहते हैं, जब कोई वायर के अंदर वेलोसिटी है, मोशन है, उसकी वजह से वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। अगर कोई वायर के अंदर वेलोसिटी है, फोर्स लग रहा है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो उस मूवमेंट की वजह से, मोशन की वजह से उसके अंदर इंडक्शन होना और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होना, इसी को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। उस ईएमएफ को कहते हैं मोशनल ईएमएफ। हरी बात में देखते हैं ध्यान से, ये है मोशनल ईएमएफ। पहले इस डायग्राम को समझो, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मोशनल ईएमएफ। देखो बेटा, मेरे पास एक वायर है, ये वायर है। इस वायर का मैं नाम लिख देता हूँ, क्या नाम लिख दूँ, ODCM, मुझे भी कह दो M, यहाँ पे आप N कह दो, तो NDCM। एक वायर है, ये वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। ये जो वायर का लूप है ना, NDCM, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये क्रॉस 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 क्या है सब, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्रॉस क्रॉस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्रॉस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी कैसी है, इनसाइड।
क्रॉस वाला क्या होता है इनसाइड, डॉट वाला क्या होता है आउटसाइड। इसी पे देखो मैंने एक वायर रखा है AB, कौन सा वायर AB, इसी के ऊपर मैंने एक AB वायर रखा, ये वाला AB वायर रखा। ये वायर मूवेबल है मूवेबल का मतलब इस वायर को मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ खींच सकता हूँ, ऐसे ला सकता हूँ। ये वाला वायर यहाँ जा सकता है, यहाँ आ सकता है, इसी के ऊपर खींचा जा सकता है। तो NDCM ये तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया, AB वाला वायर इसके ऊपर मूवेबल है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर लग रही है, ठीक है। इस वायर की लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है L, ये वायर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूर रखा है X डिस्टेंस। तो ध्यान दो, अगर मैं इस वायर की लेंथ L है और ये वायर यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में X डिस्टेंस पर रखा है, तो यहाँ से इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ LX। इसका मतलब इस वाले वायर ने इस बड़े वाले लूप वायर पर कितना एरिया कवर कर रखा है, BDCA। कितना एरिया कवर कर रखा है, एरिया BDCA इक्वल टू X इंटू L। इस वायर ने कितनी मैग्नेटिक फील्ड को कवर कर रखा है, ध्यान दो, इस वायर ने कितनी मैग्नेटिक फील्ड को कवर कर रखा है, इस एरिया के बराबर, इस एरिया के बराबर। और एरिया कितना BDCA एरिया आ गया इतना। अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लग रही है B, एरिया है इतना। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है BA, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा B, एरिया कितना X इंटू L। बात समझ में आ गई, तो फ्लक्स इक्वल टू BX इंटू L। अब ध्यान देना, अब होगा क्या, इस वायर को मैंने इधर की तरफ चलाना शुरू किया, ध्यान दो, इस वायर को मैंने इस साइड में चलाना शुरू किया V वेलोसिटी से, इस वायर को मैंने V वेलोसिटी से लेफ्ट साइड में चलाना शुरू किया। जब मैं इस वायर को V वेलोसिटी से इधर चलाऊंगा तो इसके ऊपर एक मैं फोर्स लगाऊंगा, इसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, एक फोर्स। तो ध्यान दो, मैंने तुमको बताया था अगर फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट आएगी, फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट आएगी। इसके अंदर कौन सी करंट आएगी, इंड्यूस करंट आएगी। कौन सी करंट आएगी, इंड्यूस करंट, क्योंकि बैटरी नहीं है, कुछ और तो लगा नहीं है, इसलिए इसके अंदर एक अपने आप करंट बनेगी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से। चेंज कहाँ हो रहा है देखो, ध्यान देना, ये वायर पहले यहाँ रखा हुआ है, ये वायर पहले इस पोजीशन पर रखा हुआ है B पोजीशन पे, तो इसने पहले इतने एरिया को कवर कर रखा है, इतने एरिया को। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है मान लो 100, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है 100 यहाँ तक। इस वायर को मैं खींच के यहाँ लाया, अब इतना एरिया कवर है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से कितनी, फ्लक्स कितना पास हो रहा है 90। इस वायर को यहाँ लाया, अब फ्लक्स कितना पास हो रहा है 70। इसको यहाँ लाया और फ्लक्स कितना पास हो रहा है 50। इसका मतलब इस एरिया से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, मतलब पहले एरिया ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा, कम और कम, कम फ्लक्स कम, एरिया कम फ्लक्स कम, एरिया कम फ्लक्स कम। हमें उससे मतलब नहीं फ्लक्स कितना कम, हमें उससे मतलब है फ्लक्स में चेंज आया, और जब फ्लक्स में चेंज आता है तो वायर में करंट चलती है, फैराडे ने कहा था। अगर फ्लक्स में चेंज आता है तो वायर में करंट चलती है, फैराडे ने कहा था, समझ गए। अब वो करंट की डायरेक्शन कैसे निकालें, करंट की डायरेक्शन निकालने का तरीका देखो बच्चों, करंट की डायरेक्शन निकालने का तरीका भी देखना बेटा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये रही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहता है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब फोर्स या मोशन, थंब का मतलब यहाँ पर फोर्स या मोशन है, और मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब मोशन या फोर्स, और मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट। तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, फर्स्ट फिंगर इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, थंब मोशन, थंब इधर की तरफ, और करंट मिडिल फिंगर नीचे। इसका मतलब इस वायर में करंट किधर चली, नीचे, ध्यान देना। फिर बता दो, फर्स्ट फिंगर इनसाइड, थंब मोशन, थंब मोशन इधर की तरफ, मिडिल फर्स्ट फिंगर अंदर, थंब मोशन इधर की तरफ, मिडिल फिंगर नीचे, मिडिल फिंगर नीचे, और मिडिल फिंगर होती है करंट। तो करंट चली गई, करंट यहाँ से गई, करंट यहाँ से गई, करंट यहाँ से गई, बात समझ में आ गई। तो करंट कैसे चली, क्लॉकवाइज, करंट कैसे चली, क्लॉकवाइज, बात समझ में आ गई, करंट चली क्लॉकवाइज। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अपने आप करंट डेवलप हो गई। करंट निकालने का डायरेक्शन हमेशा याद रखना, किससे निकालते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। तो इस डायग्राम को समझना, मैंने तुम्हें डायग्राम को समझ गए तो समझ लो सारी चीजें समझ गए। देखो फिर बता दूं, एक वायर था NDCM, उसके ऊपर दूसरा वायर था AB रखा हुआ, उस वायर को मैंने इधर की तरफ खींचा, V वेलोसिटी से खींचा, तो इसकी लेंथ L है, कितनी दूर रखा हुआ है X। तो पहले एरिया ज़्यादा कवर कर रहा था, जैसे जैसे कम होता गया तो एरिया भी कम होता गया,
एरिया कम होता गया तो उसके एरिया के अंदर से निकलने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स कम होती गई, और जब फ्लक्स में ज़्यादा से कम हुई इसका मतलब फ्लक्स में चेंज आया, फ्लक्स में चेंज आया तो इंडक्शन हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ बना, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट बनी, उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन मैंने कैसे निकाली, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की वजह से। कैसी आई, क्लॉकवाइज, समझ चुके थे। अब कहते हैं इस मोशनल ईएमएफ का फार्मूला लाओ, जो वोल्टेज बना उसका फार्मूला लाओ। देखो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, BA, इसका मतलब इसके अंदर कितना फ्लक्स है, 5B, तो 5B इक्वल टू कितना, BA, इतने के अंदर, तो BA, एरिया कितना, लेंथ इनटू ब्रेथ, L इनटू X, BLX। ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, माइनस का d5B अपॉन dt, तो माइनस माइनस d अपॉन dt, d अपॉन dt, 5B की वैल्यू उठा के रख दो, BLX, BL बाहर, माइनस का BL बाहर, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt क्या होता है, b, वेलोसिटी। ये क्लास 11 में सीखा था तुम लोगों ने, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में dx अपॉन dt क्या होती है, वेलोसिटी, तो dx अपॉन dt क्या हो गया, वेलोसिटी, तो इक्वल टू हो गया माइनस BLV, इक्वल टू हो गया माइनस BLV। बहुत ही आसान, देखो इक्वल टू BA, BLX इक्वल टू d5B अपॉन dt, d5B की वैल्यू रख दो, dx अपॉन dt को b लिख देते हैं, हो गया। ये किसकी वजह से आया, मोशन की वजह से आया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मोशनल ईएमएफ पड़ा। कोई तुमसे पूछे कि मोशनल ईएमएफ क्या कहते हैं, तो अगर किसी वायर में मोशन की वजह से उसके अंदर ईएमएफ आए, अगर किसी वायर के मोशन की वजह से उसके अंदर ईएमएफ आए, उसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं। देखो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, ये तो मैंने बता ही दिया कि अगर किसी मोशनल ईएमएफ की वजह से बनने वाली इंड्यूस करंट, अगर मोशनल ईएमएफ की वजह से बनने वाली इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालनी है, तो बताओ कौन सा रूल लगाओगे, लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, राइट हैंड रूल लगाओगे, फ्लेमिंग का, बोलो राइट हैंड लगाएंगे, राइट हैंड, बोलो राइट हैंड लगाएंगे, बोलो राइट हैंड लगाएंगे। अगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालनी है तो हमेशा राइट हैंड लगता है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने तो हमेशा राइट हैंड लगता है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने तो हमेशा राइट हैंड लगता है। ये टॉपिक था क्या, मोशनल ईएमएफ, ये आपको समझ में आ चुका है, आप इसको नोट कीजिए। चलो बच्चे देखो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एनर्जी कंसिडरेशन इन मोशनल ईएमएफ। एनर्जी कंसिडरेशन इन मोशनल ईएमएफ में देखो हम क्या सीखेंगे, चलो ये छोड़ो, अभी हमने सीखा क्या क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम चैप्टर शुरू कर चुके हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा चैप्टर भी है, सब चीज़ों को समझना ध्यान से। देखो तो है क्या, हमने सबसे पहले सीखा मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके फार्मूले, फिर हमने सीखा फैराडे लॉ, फिर हमने सीखा लेंज लॉ, उसके फार्मूले, फिर हमने सीखा मोशनल ईएमएफ, उसका फार्मूला, फिर हमने सीखा कि कैसे हम लेंज लॉ को कैसे वेरीफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली, और मोशनल ईएमएफ का फार्मूला भी। आज आ गए हम मोशनल ईएमएफ में एनर्जी कंसिडरेशन कैसे होगा, मतलब जब मोशनल ईएमएफ था उसमें एनर्जी जो हो रही थी वो खर्च कहाँ हो रही थी। सुनो ध्यान से, ध्यान देना, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मान लो मोशनल ईएमएफ क्या था, एक वायर था, उसको मैंने घसीटा, खींचा, सुनो उसको मैंने खींचा तो वर्क किया, मैंने उस वायर पे वर्क किया, यार सुनो, मैंने उस वायर के ऊपर वर्क किया, ध्यान देना, तो वो चला, मैंने वर्क किया तो वो चला का मतलब क्या, उसके अंदर मोशनल ईएमएफ मतलब वोल्टेज आया तो करंट आई तो वायर का रेजिस्टेंस था, और अगर करंट है, रेजिस्टेंस है तो हीट प्रोड्यूस होती है, क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब बच्चों, अगर मैंने किसी वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में घसीटा, खींचा, तो खींचने में वर्क किया, और वो वर्क हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो गई, तो वही चीज हमको यहाँ फॉर्मूले में देखना है, क्लियर। तो इसी को कहते हैं एनर्जी कंसिडरेशन इन मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में एनर्जी का कंसिडरेशन कैसे करोगे, देखो एक फार्मूला होता है करंट का फार्मूला E अपॉन R, और मोशनल ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, BLV, अभी दिखाया तुमको, I इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन R, और मोशनल ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, BLV, R तो R है। अगर किसी वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो लॉरेंज फोर्स लगता है, लॉरेंज फोर्स मतलब एक फोर्स लगता है उसके ऊपर, F इक्वल टू IBL, क्या लगता है, F इक्वल टू IBL, साइन थीटा को मैंने 90 मान लिया, साइन 91, I ये रख दिया, देखो I की वैल्यू ये रही, BL, B इंटू बी बी स्क्वायर, L इंटू L स्क्वायर, इंटू बी अपॉन R, ये फोर्स आ गया। अगर इतना तुमने करंट चलाई है, किसी वायर में चल रही है, तो फोर्स कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, तो सोचो अगर इतनी करंट चल रही है तो फोर्स इतना लग रहा है, क्लियर, देखो ध्यान से, अगर फोर्स लगा है तो पावर भी लगेगा, सोचो ध्यान से अपना, अगर फोर्स लगा है तो क्या लगेगा, पावर भी लगेगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम,
करंट का फॉर्मूला E अपॉन आर, E क्या VL अपॉन आर, F इक्वल टू क्या होता है आइडियल, तो आइडियल आई ये रहा आई BL, तो सॉल्व हो गया F आगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है W अपॉन टी, पावर भी तो खर्च होगा, तुम वर्क भी तो कर रहे हो, तो वर्क अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी। पक्का यार, बचपन में ले गया तुमको मैं घुमा के। तो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क क्या है F डी अपॉन टाइम, टी अपॉन टाइम क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या वेलोसिटी है स्पीड, F इंटू वी और F ये रहा, F की वैल्यू ये रख दो, F की वैल्यू ये रख दो, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, और v से मल्टीप्लाई कर दो, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये रहा देखो, ये क्या निकल कर आ गया पावर आ गया, समझ तो रही हो शायद। तो ये आ गई फोर्स की वैल्यू, ये आ गई पावर की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई पावर की वैल्यू आ गई। अब कोई तुमसे पूछे कि ये पावर गई कहाँ खर्च हो गई, तो वेयर डज दिस मैकेनिकल एनर्जी गो, वेयर डज दिस मैकेनिकल एनर्जी गो, ये मैकेनिकल एनर्जी कहाँ जाती है, समझ गया ना। पावर का फॉर्मूला आ गया इतना, पावर इक्वल टू W अपॉन टी, F इंटू डी अपॉन टी, F इंटू वी, F की वैल्यू V स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इंटू वी है, V स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर आ गया पावर। कोई पूछे कि वेयर डज दिस मैकेनिकल एनर्जी गो, ये मैकेनिकल एनर्जी कहाँ जाती है, तो एज हीट इज लॉस, तो ये मैकेनिकल एनर्जी किसके फॉर्म में लॉस हो जाती है हीट के फॉर्म में। तो हीट का फॉर्मूले के लिए पावर जूल में देख लो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है हीट में खर्च जाएगी, फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर आर, तो पावर किस में गया आई स्क्वायर आर, हीट लॉस हो गया जूल्स लॉ में, आई स्क्वायर आर, आई ये रहा, आई की वैल्यू रख दो बी अपॉन आर का स्क्वायर इनटू आर, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर कट गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, इसके फॉर्म में, इस हीट के फॉर्म में पावर खर्च हो गई जो हमने उसके ऊपर वर्क किया था मेरे बच्चों। बात समझ में आ गई। तो बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे हो तुम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे हो तुम, ये फार्मूले याद रखने के हैं, चैप्टर की जान है ये फार्मूले, ये बेसिक है चैप्टर का, यही पूरे चैप्टर में चल के बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं इस चैप्टर में, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है लेकिन बहुत जानलेवा हैं। ये छोटी छोटी बातें याद रखो, जैसे कि अगर किसी मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से तुम्हें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालनी है तो कौन सा रूल लगाओगे, राइट हैंड रूल लगाओगे। आधे क्वेश्चन तो इस पे हो जाएंगे यार, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओगे, कैसी भी डायरेक्शन निकल आएगी, वायर अंदर जाए बाहर आए, मैग्नेटिक फील्ड बढ़े घटे कुछ हो, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा दो, बात खत्म। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी कंसिडरेशन इन मोशन में एनर्जी कहाँ लॉस हो जाती है, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। तुमने करंट का फॉर्मूला देखा, तुमने फोर्स का फॉर्मूला देखा, तुमने पावर का फॉर्मूला देखा, तुमने हीट लॉस का फॉर्मूला देखा, पावर जूल के फॉर्म में। बात समझ में आ गई। किसी को कहते हैं एनर्जी कंसिडरेशन। जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करो, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे, इसको नोट कीजिए। थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि जो मैकेनिकल वर्क होगा वो किसके फॉर्म में खर्च होगा, मैकेनिकल वर्क खर्च होगा हीट के फॉर्म में। सुना था ना। अब कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हीट के फॉर्म में खर्च तो होगा, तो बताओ कौन सा रूल होता है, ऐसा क्या होता है। तो ये मैंने देखो बादलों के अंदर क्या लिखा है, मैकेनिकल वर्क डन, जो मैकेनिकल वर्क होगा ऑन द कंडक्टर के ऊपर डिसिपेटेड एज हीट के फॉर्म में खर्च होगा, सो कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और इसी को हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। इसका मतलब अगर हम किसी कंडक्टर के ऊपर मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं तो मैकेनिकल वर्क करते समय उसके ऊपर जो वर्क होगा वो हीट के फॉर्म में खर्च हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पड़ा। बात समझ में आ गई। हम नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, तब तक आप इसको एक बार जल्दी से रिवाइज करो। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है,